माननीय ओपी चौधरी जी, आपसे अनुरोध है कि आप इस सभा को उद्बोधित करें और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय श्री ओपी चौधरी जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय दिनेश चंद्र जी, परम आदरणीय हम सबका सौभाग्य की आदरणीय चंपत राय जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, आदरणीय दिनेश शर्मा जी, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय संतोष तनेजा जी, जिनके लिए हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अभिभावक के रूप में उनको देखते हैं। आदरणीय प्रसन्ना जी, आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, आदरणीय दिनेश नंदवाड़ा जी, आदरणीय अभिषेक जी, आदरणीय मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे युवा भाई बहनों, छोटे भाई बहनों, आप लोगों का सर्विस सीनियर भी मान सकते हो मुझे। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के ननिहाल से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। माँ कौशल्या की धरती है छत्तीसगढ़ और प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम सब भांचा मानते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के ननिहाल से रामलला जी के आज माटी पे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। दोस्तों, आज मैं छोटी सी अपने लाइफ की संक्षिप्त जर्नी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई हैं, 4th क्लास तक पढ़ी हुई हैं। और पिताजी के निधन के बाद मैं वहीं के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करता था, छोटे छोटे सरकारी स्कूलों में 90s में। और जब हम मिडिल स्कूल पढ़ते थे तो खपरेल की छत थी और ज़रा सा पानी गिरता था, चूता था और क्लास पे पानी भर जाती थी और हमारी छुट्टी हो जाती थी। हमको कोई दुख नहीं होता था कि पढ़ाई नहीं हो रही, बल्कि खुशी होती थी कि ज़्यादा छुट्टी मिलती है इसी स्कूल में। जहाँ मैं 12th क्लास पढ़ाई किया हूँ, ना मैथ्स का लेक्चरर था, ना फिजिक्स का, ना केमिस्ट्री का, ना बायो का, ना हिंदी का, केवल एक लेक्चरर थे इंग्लिश के। जब मैं 12th क्लास पास हुआ तो उसके बाद मैं भिलाई गया आगे की पढ़ाई करने के लिए। पूरी भिलाई छान मारी, मेरे को एक भी यूपीएससी के लिए किताब नहीं मिली। फिर मैं हमारी कैपिटल शुरू कैपिटल बनी थी छत्तीसगढ़ बनने के बाद, रायपुर गया, वहाँ पर भी कोई किताब नहीं मिली। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था तो मैंने सोचा कि मसूरी जाना चाहिए, एकेडमी देख कर आना चाहिए लवासना। आप लोगों का भी वो ड्रीम लैंड होगा, मेरा ड्रीम लैंड हुआ करता था जब मैं फर्स्ट ईयर में था। और मैं बड़ी मुश्किल से, गांव का बच्चा था, बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ा, मैं दिल्ली आया, दिल्ली में आईएसबीटी में बस पकड़ा, देहरादून गया, देहरादून से खुली जीप से मसूरी तक की चढ़ाई किया जीप से और लाइब्रेरी पॉइंट पे पहुंचा। लाइब्रेरी पॉइंट से रिक्शा लेकर के लवासना के गेट पर गया और जब जैसे ही गेट पर गया मेरे गार्ड ने बोला कि यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। बड़ा दुख हुआ मेरे को, मेरे आँख में आंसू आ गए, लेकिन मैंने वहीं पर संकल्प लिया कि मैं यहाँ वापस आऊँगा और आईएएस बनकर आऊँगा और एक दिन यही गार्ड मुझे सैल्यूट करके अंदर बुलाएगा। मैं वहाँ से वापस आया। मैंने अपने ज़िंदगी के ऑड्स बताए, जो मेरी विपरीत परिस्थितियाँ थी वो बताई, लेकिन दूसरी तरफ एक स्पार्क, एक जुनून बहुत छोटे सी एज में मेरे मन में था। जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था, जब मैं 8 साल का था, उसके बाद 2-3 साल तक मेरी माँ का पेंशन का प्रकरण नहीं बन रहा था। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते थे, बीओ ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में। तो वहाँ पे कई बार गए, नहीं बन पा रहा था। एक दिन वहाँ के प्यून ने बोला तुम कलेक्ट्रेट चले जाओ और वहाँ बोलना। तो मैं कलेक्ट्रेट गया और कलेक्टर को हमने बताया। उसने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाया और बहुत जोर से डांटा। उसके 3-4 दिन के बाद हमारा काम हो गया। तो मुझे लगा एक कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज़ होता है। मैं 11 साल का था उस समय और यही बनना चाहिए। मैं गांव के छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन मेरा एम बहुत क्लियर था कि मुझे आईएएस करना है और बहुत शिद्दत से मैं मेहनत करता था।
मैं 9th-10th में था तक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन खरीदने जाता था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ाई करता था, मैगजीन में इंटरव्यू पढ़ता था टॉपर्स के और इन ऑल, जैसे आप लोग भी किए होंगे, ये सब करता था। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में कितने भी ऑड कंडीशंस हों, अब कितने भी खराब परिस्थितियाँ हों, हम उसे अपनी ताकत बना सकते हो, हमारी कमजोरी नहीं होती है, क्योंकि हमको वो मजबूत बनाना सिखाती है। आनंद कुमार जी सुपर 30 चलाते हैं, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उन पर मूवी बनी, संजीव दत्ता जी ने स्क्रिप्ट लिखी, संजीव दत्ता इज अगेन माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने एक डायलॉग लिखा है, वो डायलॉग आप सबके सामने कोट करना चाहता हूँ। अमीरों ने अपने लिए, ऋतिक रोशन आनंद कुमार के रूप में सुपर 30 मूवी में ये डायलॉग डिलीवर किया है, अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे छोड़ दिए। यही वो सबसे बड़ी गलती कर दी है कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। जिस दिन समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, ये ऋतिक रोशन बोलता है आनंद कुमार के रूप में। तो दोस्तों, अपने जीवन की ऑड कंडीशंस को आप लोगों ने भी ताकत बनाया होगा, इसलिए आज एक सफलता के मुकाम तक आप सब पहुंचे हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि जिंदगी में एक बड़े सफर को आपने तय किया है और एक बड़े मुकाम को हासिल किया है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस फेज पर आप हैं, वो इस फेज पर मैं 2005 में था, आज से 19 साल पहले। 19 साल पहले मैं उस फेज पर था और मैं भी 23 साल की एज में IAS बनने को बहुत सेलिब्रेट कर रहा था। 23 साल की एज में मैं IAS बना, मैं ट्रेनिंग करी, फिर मेरे को होम कैडर भी मिला, मेरा अपना गृह कैडर छत्तीसगढ़ गया। 13 साल तक मैंने IAS की नौकरी करी और IAS रहते हुए ऐसा नहीं कि मेरे कैरियर में कोई खराब पैच आया होगा। 13 years ऑफ माई IAS कैरियर, एक ड्रीम IAS का जो कैरियर होता है अपने होम कैडर में, बेस्ट पॉसिबल पोस्टिंग्स, बेस्ट पॉसिबल जगह। मेरे को 13 साल की नौकरी में किसी के सामने जाकर पोस्टिंग मांगनी नहीं पड़ी। गवर्नमेंट, तत्कालीन CM, एवरीबडी आइडेंटिफाइड माई एबिलिटीज, माई हार्ड वर्किंग एबिलिटीज एंड इंटीग्रिटी। उसके कारण से मुझे हमेशा बेस्ट पोस्टिंग मिली। हर पोस्टिंग से पहले मुझे चीफ मिनिस्टर ने पूछा कि तुम अगला पोस्टिंग कहाँ चाहते हो, मैं बोलता था जहाँ भी कर दीजिए। और मैं जितना सोचता था उससे बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिलती थी। मैंने लाइफ में केवल एक पोस्टिंग मांगी थी, दंतेवाड़ा का कलेक्टर बनने की पोस्टिंग मांगी थी अपने चीफ मिनिस्टर से। और 2.5 साल तक मैं दंतेवाड़ा का कलेक्टर रहा। और आज भी मैं मानता हूं कि मेरे पॉलिटिकल लाइफ में, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, मेरे सामान्य युवा के रूप में ज़िंदगी में, वो 2.5 साल मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे 2.5 साल थे। लिबरेशन, मोक्ष जो हम सोचते हैं, वो मुझे दिया माओइज्म के एकदम वो पीक पर था माओइज्म उस समय। वहाँ पर जो भी काम कर पाया मैं, वहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे लोग गूगल करके देख भी सकते हैं। वी क्रिएटेड हिस्ट्री वहाँ पर जो कुछ भी कर पाया मैं। उसके बाद सरकार ने मुझे म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया कैपिटल का 2 साल तक। 3 साल तक मैं राजधानी रायपुर का कलेक्टर रहा, 3 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा। और अपने कैरियर के पीक पर जब मैं 13 इयर्स का अपना कैरियर पूरा किया था और राजधानी रायपुर का DM रहते हुए मैंने IAS से रिजाइन करने का फैसला किया। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी कंपल्सन, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैसन। उसके कारण से मैंने IAS को छोड़ने का 13 इयर्स की सर्विस के बाद फैसला किया। 24 इयर्स की सर्विस मेरी और बची हुई थी। 37 इयर्स की सर्विस में क्या क्या IAS बन सकता है आप सभी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे IAS से बाहर आना है और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप से मैं इंप्रेस होकर के निर्णय लिया कि लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए। अगर मैं राजनीति नहीं भी करता तब भी आई एम वेरी श्योर कि मैं पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं कर सकता था, पूरा करियर। मुझे लाइफ में कुछ अलग करने की इच्छा थी, एक्सपेरिमेंट करते रहने में मुझे मन था। जिसमें राजनीति में आया और जिस सीट पर मुझे चुनाव लड़ना था, उस सीट पर आज़ादी के बाद से हमारी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती थी। आज़ादी के बाद से कभी नहीं, इमरजेंसी में भी नहीं, कभी भी नहीं। और जो हमारी हार का अंतर था वो हर चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा था पिछले 6 चुनावों से। और कांग्रेस की सेकेंड हाईएस्ट विक्ट्री की वो सीट होती थी छत्तीसगढ़ में। और मैं जानता था कि यहाँ पर मैं चाहूँगा तो 99% चुनाव हार जाऊँगा। 2018 में मैं जब डिसाइड किया और उस सीट पर मैं चुनाव लड़ने का जब ऐलान हुआ तो पूरा प्रदेश, सारे लोग मेरे जितने चाहने वाले थे, सबको बहुत बड़ी निराशा हुई कि यहाँ चुनाव क्यों लड़ रहा है। और मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने गया, 22,000 ज़्यादा वोट मिले, वहाँ पर हिस्टोरिकल वोट मिले, लेकिन मैं चुनाव हार गया कुछ अंतर से। और उस समय हमारी 2018 में हमारी पार्टी के खिलाफ एक एंटी वेव चल रही थी। 2018 में 90 में से हमारी पार्टी को मात्र 15 सीट मिले थे 15 सालों की सरकार के बाद, 15 सालों की सरकार के बाद। बट आई वॉज वेरी मच अवेयर कि मैं ये चुनाव हार सकता हूँ। तो जिंदगी में दोस्तों
फिर मैंने 5 साल वहाँ पर अपोजिशन में काम किया। पार्टी ने मुझे पहले प्रदेश मंत्री बनाया, स्टेट सेक्रेटरी बनाया, स्पोक्स पर्सन बनाया। 2 साल बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया, पार्टी ने प्रदेश महामंत्री बनाया। और हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया, विपक्ष में सड़क की लड़ाई लड़ी। एक स्क्रैच से शुरू किया। मैं जानता था कि एक नई जर्नी है, तो मैं अपना आईएएस का बर्डन लेकर के वहाँ कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि वो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट ही बनता। इसलिए मैंने एक स्क्रैच से एक नई शुरुआत करी और बहुत हम लोगों ने मेहनत किया, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया। और लोग सोचते थे कि यहाँ पे कांग्रेस हारेगी नहीं, बट आई वॉज वेरी श्योर कि कांग्रेस हार जाएगी। मैंने यूपीएससी के पैटर्न पे अपने पुराने आदत के हिसाब से 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिखा था, हाउ टू विन छत्तीसगढ़, और उसके एक एक पॉइंट्स को हमने स्ट्रेटजिकली अप्लाई किया और हम लोगों ने हिस्टोरिकल मार्जिन के साथ नई सरकार बनाई। और मैं दूसरी बार जिस सीट से चुनाव लड़ा, पार्टी ने मुझे जिस सीट से चुनाव लड़ाया, उस पर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 2023 के पहले के चुनाव में हाईएस्ट विक्ट्री का मार्जिन 59,000 का था। उस रिकॉर्ड को वहाँ की जनता ने तोड़ते हुए, 5 साल के मेरे संघर्षों को देखते हुए मुझे उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 65,000 वोट से जिताया। और आज मेरी पार्टी ने आज मेरे को फाइनेंस, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंट, हाउसिंग, प्लानिंग, इतने सारे मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी है। और आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड कि मेरी पार्टी ने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लाइफ के जिस फेज़ में हैं, आपको लगता है, हम सबको लगता था कि हमने पूरे जीवन की जंग जीत ली है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये लाइफ की एक टर्निंग बस है। जीवन में कभी भी सफलता असफलता को मत देखिए। सफलता असफलता जस्ट हमारे मन का सोच होता है। जीवन में कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिलियत के पीछे भागिए। आप अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करिए, यही मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि जब मैं सेलेक्ट हुआ था, मेरे से बहुत सारे ज़्यादा योग्य लड़के थे, बहुत सारे सीनियर थे। मैं तो बहुत यंग एज में सेलेक्ट हो गया था। बहुत सारे सीनियर थे जो मेरे से बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, योग्य थे, बट उनमें से कई लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। यूपीएससी कैसा है आप भी जानते होंगे। जो 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दिए होंगे, अलग अलग अटेम्प्ट का अलग अलग एक्सपीरियंस भी जानते होंगे। यूपीएससी के लिए अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता रहा है। तो आप सब लोग जानते हैं, आज सफलता का गुमान मत पालिएगा। मैं यही रिक्वेस्ट आप लोगों को करना चाहता हूँ। जिंदगी में कुछ भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी एक यात्रा चालू हो रही है। अभी आप सर्विस, जो जिसको आईपीएस मिला होगा वो आईएएस के लिए तड़प रहा होगा, आईएएस मिल गया होगा वो बोल रहा होगा मेरे होम कैडर क्यों नहीं मिला, होम कैडर मिल जाएगा, वहाँ जाओगे तो ये डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मिली, वो डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मिलेगी। ये इस तरह से शुरू हो जाता है। तो आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे ऊपर उठकर देश के लिए, समाज के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए समर्पित होकर जीवन जीना सीखिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कुर्सी से चिपके रहने की आदत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है तो आपका अस्तित्व उस कुर्सी से नहीं होता है, उस कुर्सी का अस्तित्व आपसे होता है। ये अपने आप के अंदर विश्वास करके चलिए। ऐसा काम करिए कि उस कुर्सी की गरिमा बढ़े, उस कुर्सी से आपकी गरिमा नहीं है। इस बात को हमेशा विश्वास करके चलिए। ये जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइफ जा करके आईएएस में, जा करके आईपीएस में जाकर लोग पोस्टिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए अपना स्वाभिमान इस कदर खो देते हैं कि एक आम आदमी के स्वाभिमान से भी नीचे स्वाभिमान चला जाता है। इस तरह के स्थिति में, इस तरह के ट्रैप में, इस तरह के रैट रेस में मत पड़िएगा। मैं ये रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बाहर आया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, आईएएस को अंडर एस्टिमेट करता हूँ, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया के डेमोक्रेसी में मैंने फील किया कि पॉलिटिक्स की बड़ी भूमिका है और इसलिए मैंने अपने लाइफ में रिस्क लेने की कोशिश की। लोग पॉलिटिक्स को कीचड़ कह देते हैं, नाली कह देते हैं और बाहर से रहकर क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जबकि भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट, वेदर यू लव इट और हेट इट, बट पॉलिटिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि इस पचड़े में मैं क्यों पढ़ूं। मैं बचपन में एक स्टेटमेंट पढ़ता था चाणक्य का कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि लेट्स डू, कुछ अलग करते हैं। और लाइफ में मैं बाहर आने की कोशिश किया। अभी संतोष मिश्रा साहब बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स उनको मतलब परेशान करता था। ये ऑल इंडिया सेकेंड रैंकर हैं यूपीएससी के, संतोष मिश्रा सर मेरे सीनियर रहे हैं सर्विस में।
सेकेंड रैंकर हैं, वो बोल रहे थे इकोनॉमिक्स उनको परेशान करता था। इकोनॉमिक्स मेरे को बहुत मज़ा आता था। तो काबिलियत जब हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, जब मैं आईएएस को छोड़ दिया था, सब लोग सोचते थे कैसे जी रहा होगा, कैसे काम कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। एजुकेशन मैंने कभी गिनती के लिए नहीं किया, एजुकेशन अपने आप को इवॉल्व करने के लिए मैंने यूज किया। चाहे गिनती की पढ़ाई कक्षा हो रही हो, डिग्री हो रही हो या ना हो रही हो। मैं 5 साल जब अपोजिशन में था तो मैंने एग्रीकल्चर करना सीखा, और एग्रीकल्चर में आप आकर देख सकते हैं ये क्रिएटेड हिस्ट्री, एक नया लैंडमार्क क्रिएट किया। उस बीच भी इकोनॉमिक्स का जो मेरा शौक था उसको मैं 2008-9 में जब स्टॉक मार्केट में लेमन क्राइसिस आया था, तब से मैंने स्टॉक मार्केट फॉलो करना चालू किया। और जब मैं अपोजिशन में आ गया था, जब मैं नौकरी छूट गई थी, हमारी सरकार चली गई थी, जब मैं चुनाव हार गया था, उस समय मैं स्टॉक मार्केट के अपनी इकोनॉमिक्स के नॉलेज को यूज करते हुए 2 करोड़ रुपए उधार लेकर 4.5 साल में 2 करोड़ रुपए को 24 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी काबिलियत को अपने अंदर झांक कर देखिए, किसी भी तरह का गुमान मत रखिए, सफलता से ऊपर जिंदगी को जिए। कोई भी चीज़ अब्सोल्यूट नहीं होती है। आप जिस मोड़ पर हैं आपको खुशी मनाने का पूरा हक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी, अपने आप के प्रति जिम्मेदारी और लाइफ और ज़िंदगी को देखने का एक सही नज़रिया अडॉप्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संतोष तनेजा जी जो हमारे सबके पालक सदृश हैं, उनसे भी बहुत मार्गदर्शन मिलता है। आदरणीय दिनेश जी से बहुत मार्गदर्शन मिलता है। सबका आशीर्वाद बना रहे, जीवन में ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।